कहानी की शुरुआत होती है रिचर्ड नाम के एक नौजवान अमरीकी सैलानी से, जो अपनी बेरंग जिंदगी से ऊबकर कुछ नया रोमांच ढूंढने थाईलैंड चला आता है। उसके दिल में कुछ अलग करने की एक अजीब बेचैनी थी जो उसे अपने मुल्क से इतनी दूर खींच लाई थी। वो वहाँ एक बेहद टूटे फूटे और मामूली से होटल में अपना ठिकाना बनाता है, जहाँ का माहौल किसी पुराने ख्वाब की तरह रहस्यमयी था। पहले ही दिन जब रिचर्ड अपने कमरे का ताला नहीं खोल पाता तो बगल के कमरे में रह रही एक फ्रांसीसी लड़की फ्रांसवा उसकी मदद के लिए आगे आ जाती है। फ्रांसवा वहाँ अपने प्रेमी एतियन के साथ ठहरी हुई थी। पहली ही नजर में रिचर्ड के दिल पर उसकी कशिश का असर हो जाता है। अभी वो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक बगल के कमरे से एक अजीब सी पगलाई हुई आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। वो आदमी डैफी नाम का एक अधेड़ था जिसकी आंखों में किसी खौफ का साया साफ नजर आता था। डैफी रिचर्ड को एक ऐसे रहस्यमयी टापू और छिपे हुए साहिल की कहानी सुनाने लगा जिसका वजूद दुनिया से छिपा हुआ था और जहां जाना सख्ती से मना था। ये जगह उसके लिए जमीन पर जन्नत जैसी थी। रिचर्ड को पहले तो ये सब किसी बहकी हुई कहानी जैसा लगा और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर अगली सुबह जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो दरवाजे पर पिन से लगा एक नक्शा देखकर उसके होश उड़ गए। वो नक्शा डैफी ने उसके लिए छोड़ा था और उस छिपे हुए साहिल का पता बता रहा था डैफी का हाल लेने के लिए। जब वो उसके कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो दहल गया। उस आदमी ने अपनी जान दे दी थी। पुलिस को इस मामले की इत्तला देने के बाद रिचर्ड के मन में डैफी की कहानी एक जुनून की तरह घर कर गई थी। उसने अपने पड़ोसी फ्रांसवा और एतियन को नक्शे के बारे में बताया और उस रहस्यमयी टापू पर साथ चलने की पेशकश की। एक नई और अनछुई जगह पर जाने का ख्याल ही दोनों के दिलों को रोमांच से भर देने के लिए काफी था और एतियन ने फौरन इस सफर की पूरी रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी। ये तिकड़ी एक दिन में ही 500 मील का सफर तय करके किसी अनजान साहिल पर पहुंच गई। एतियन ने उन्हें बताया कि वो जिस मंजिल की तलाश में है वो दरअसल एक राष्ट्रीय उद्यान है जहां जाने पर सख्त पाबंदी है, मगर वो एक नजदीकी टापू तक पहुंचकर तैरकर वहां जा सकते हैं। रास्ते के एक ठिकाने पर रिचर्ड की चाबी फिर खो गई और तभी पास के कमरे में ठहरे 2 सर्फर लड़कों ने उसे अपने साथ रुकने की पेशकश की। बातों ही बातों में उन सर्फर लड़कों ने भी उसी छिपे हुए साहिल का जिक्र छेड़ दिया जहां रिचर्ड जा रहा था। वो बताने लगे कि कैसे लोगों में मशहूर है कि वहां का दूध सी सफेद रेत और बिल्कुल साफ शीशे जैसा पानी है, मगर वो इसे महज एक उड़ी हुई अफवाह ही मानते थे। अगले दिन सफर पर निकलने से पहले एक नाजुक पल में रिचर्ड ने अपनी मेहरबानी का बदला चुकाते हुए उन्हें उस नक्शे की एक नकल बनाकर थमा दी। रिचर्ड और उसके दोस्त अब अपनी मंजिल से पहले के आखिरी टापू पर पहुंच चुके थे और रात गुजारने के लिए वहीं डेरा डाल दिया। रात के सन्नाटे में रिचर्ड की आंख फ्रांसवा की हल्की सी आहट से खुली जो आसमान में टके सितारों की तस्वीरें खींच रही थी। रिचर्ड ने रूमानी अंदाज में कहा कि कायनात इतनी बेहिसाब है कि कहीं न कहीं उन्हीं जैसा एक और जोड़ा होगा जो उसी पल उनकी तस्वीर खींच रहा होगा। फ्रांसवा हंसकर उसकी इस बात को टाल देती है और तंज कसकर कहती है कि ये वही घिसा पिटा अमेरिकी अंदाज है जो हर लड़का एक फ्रांसीसी लड़की को रिझाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगली सुबह तीनों ने तैरकर पार करने वाले फासले का अंदाजा लगाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि अगर दूरी ज्यादा हुई तो वो डूब जाएंगे, मगर रिचर्ड का जोश 7वें आसमान पर था और उसने नारा दिया कि कोशिश किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। इतना कहकर उसने पहली डुबकी लगा दी और बाकी दोनों उसके पीछे पीछे पानी में कूद पड़े। एक बेहद थका देने वाली लंबी तैराकी के बाद आखिरकार वो उस अनजान सरजमीन पर पहुंच ही गए। वहां से आगे बढ़ते हुए जब वो टापू के अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक बेहद विशाल भांग की खेती फैली हुई थी जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। तभी रिचर्ड की नजर एक बंदर पर पड़ी जो एक रस्सी से एक सोते हुए खतरनाक हथियारबंद आदमी से बंधा हुआ था। बंदर की हलचल से वो आदमी जाग गया जिससे तीनों फौरन वहीं खेत में छिप गए। कुछ ही पलों में और भी हथियारबंद पहरेदार वहां आ पहुंचे और इन तीनों को ढूंढने लगे। बंदर ने इनको सूंघ लिया, मगर रिचर्ड ने अपनी पानी की बोतल से उस पर पानी छिड़कर बखूबी टाल दिया और तीनों चुपके से वहां से निकल आए। ये डरावना तजुर्बा देखकर फ्रांसवा और एतियन का इरादा वापस लौटने का होने लगा, मगर रिचर्ड पर जन्नत ढूंढने का जुनून सवार था, इसलिए दोनों न चाहते हुए भी उसके पीछे चल पड़े। नदी के बहाव के साथ चलते हुए वो एक बेहद खतरनाक और ऊंचे झरने पर जा पहुंचे जिसके नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लड़के जब रास्ता ढूंढने में बहस कर रहे थे तभी बहादुर फ्रांसवा ने आप देखा।
न ताव और सीधी झरने में छलांग लगा दी। उसकी हिम्मत देखकर दोनों भी पीछे पीछे कूद पड़े और इस रोमांचक तजुर्बे की खुशी में चीखते चिल्लाते रहे। उनकी खुशी पर तभी एक अजनबी की तालियों ने ब्रेक लगाया। उस आदमी का नाम कीटी था, जिसने मजाक में कहा कि इस झरने से कूदने की हिम्मत जुटाने में उसे पूरा 1 घंटा लग गया था। फिर वो उन्हें अपने साथ अपने गांव की तरफ ले गया। रास्ते में तीनों के मन में हलचल थी कि अब आगे क्या होने वाला है। वो तीनों तो ये उम्मीद लेकर आए थे कि उन्हें यहाँ कुछ इक्के दुक्के मुसाफिर ही मिलेंगे जो गुफाओं में रह रहे होंगे, मगर वहाँ जाकर उनकी आंखें खुली रह गईं। वहाँ तो एक पूरी फलती फूलती बस्ती मौजूद थी जहाँ लोग बरसों से अपना घर बनाकर रह रहे थे। और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो यहाँ बिन बुलाए मेहमान हैं। उन्हें फौरन उस छिपी हुई बस्ती की मुखिया साल नाम की एक खुद मुख्तार औरत के सामने पेश किया गया। उन्होंने साल को डैफी का बनाया हुआ वो नक्शा दिखाया तो उसने एक राज खोला कि डैफी इसी बस्ती के बानियों में से एक था जिसका दिमागी संतुलन बाद में बिगड़ गया था। साल ने उन्हें समझाया कि उनकी बस्ती की सबसे बड़ी पूंजी उनकी छिपी हुई पहचान है और उसने सीधा सवाल किया कि क्या उन्होंने ये नक्शा किसी और को भी दिखाया है। रिचर्ड समेत तीनों ने एक सुर में इनकार में सिर हिला दिया। सबके इनकार से मुतमिन होकर साल ने एक पल भी देर किए बिना उस नक्शे को आग के हवाले कर दिया ताकि उनके भेद का इकलौता सुराग हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके बाद उस तिकड़ी को बस्ती के असली खजाने यानी उस छिपे हुए खूबसूरत साहिल पर ले जाया गया। चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरी एक बेहद नीली और पारदर्शी झील देखकर उन तीनों की आंखें खुशी से चमक उठीं। ये जगह सच में किसी जन्नत के ख्वाब जैसी थी। उस शाम जब वो सब आराम कर रहे थे तो रिचर्ड के दिल में एक अजीब सुकून उतर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी की भटकन यहाँ आकर खत्म हो चुकी है और उसे आखिरकार वो जगह मिल गई है जहाँ का वो असली बाशिंदा है। अगले दिन साल ने उन्हें अपनी इस अनोखी बस्ती के बारे में तफसील से बताया। वो लोग अपना खाना खुद उगाते थे और अपने घर खुद बनाते थे, जिससे वो लगभग आत्मनिर्भर थे। हालांकि उन्हें कभी कभार रसद और चावल के लिए शहर जाना पड़ता था, जिसके बदले वो भांग की फसल का सौदा कर लेते थे। टापू पर दूसरी तरफ रहने वाले उन खतरनाक भांग की खेती करने वालों के साथ इनका एक अनकहा समझौता था कि जब तक ये लोग खामोश रहेंगे और लोग टापू पर नहीं आएंगे तब तक उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। यही वजह थी कि वो लोग अपनी जरूरत भर की भांग भी खुद ही उगाते थे। बस्ती के 3 स्वीडिश लड़कों ने रिचर्ड को भाले से मछली पकड़ने का हुनर सिखाया, जिसमें वो जल्दी ही माहिर हो गया। वो जगह दिल बहलाने के तमाम साधनों से भरी हुई थी, जहां खेलकूद से लेकर हर तरह की मस्ती मौजूद थी। रिचर्ड को वहां अगर किसी से चिढ़ थी तो वो था साल का प्रेमी और बस्ती का बढ़ई बग्स। बस्ती में एक दिलचस्प रिवाज था। रिवाज ये था कि बस्ती में आखिरी बार आए मेहमान को अगले नए मेहमान के बदन पर एक खास तरह का गुदना बनाने का सम्मान दिया जाता था। ये जगह तो हूबहू जन्नत ही थी, मगर रिचर्ड की आंखों में अब एक और ख्वाहिश पलने लगी थी और उसका रुख फ्रांसवा की तरफ था। एक दिन जब रिचर्ड पास खड़ी फ्रांसवा को देख रहा था तो कीटी ने आकर उसे टोका और एक एक करके सारी वजहें गिनाई कि वो उसका साथी क्यों नहीं हो सकता। इसी बीच एक दिन बस्ती के एक आदमी ने दांत के दर्द से तंग आकर शहर के डॉक्टर के पास जाने की इजाजत मांगी, मगर साल ने साफ इनकार कर दिया। रिचर्ड को इस वाकये से एक बड़ा सबक मिला कि अपनी जन्नत के राज को छिपाए रखने के लिए कभी कभी खामोशी से थोड़ा बहुत दर्द सहना पड़ता है। इसका इलाज भी वहीं किया गया और बस्ती के कुछ लोगों ने मिलकर उस बेचारे का दांत सांडसी की मदद से उखाड़ डाला। उसी रात फ्रांसवा ने रिचर्ड को साहिल पर टहलने का न्योता दिया और एक खामोश पल में अपने दिल का राज खोल दिया। उसने माना कि उसे रिचर्ड बहुत भाता है, मगर एतियन के साथ रिश्ते में होने की वजह से वो उसके पास नहीं आ सकती। फिर दोनों समंदर के चमकते हुए पानी में तैरने उतरे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो इस लम्हे को हमेशा एक राज ही रखेंगे। इस वादे को ज्यादा वक्त नहीं हो पाया था कि एक दिन एतियन ने रिचर्ड को आड़े हाथों लिया और उससे अपनी प्रेमिका से उसके रिश्ते के बारे में जवाब मांगा। रिचर्ड ने अनजान बनने की कोशिश की, मगर एतियन ने ठंडे लहजे में कहा कि ये बात अब पूरी बस्ती जान चुकी है और इसमें छिपाने को कुछ नहीं। अंदर से टूटे हुए एतियन ने अपनी मोहब्बत की मिसाल देते हुए कहा कि वो उनके रास्ते में नहीं आएगा। अगर फ्रांसवा रिचर्ड के साथ खुश है तो उसे यही मंजूर है। कुछ दिनों बाद बस्ती में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बस्ती के एक लड़के क्रिस्टो ने रिचर्ड को बताया कि बारिश के दिनों में पानी गंदा होने की वजह से मछली पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी ये बारिशें इतनी लंबी चलती हैं कि बस्ती में भुखमरी के हालात बन जाते हैं। अपना जोश दिखाने के लिए रिचर्ड ने क्रिस्टो के औजार उठाए और खुद ही मछली पकड़ने उस बड़ी झील में उतर पड़ा। मगर जब रिचर्ड पानी से बाहर निकलकर साहिल की तरफ देखता है तो बस्ती के लोगों को घबराहट में चीखता पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों चिल्ला रहे हैं। तभी अचानक उसकी नजर पानी में अपने पीछे एक शार्क के पंख पर पड़ती है और उसकी रूह कांप जाती है।
वो जान बचाकर साहिल की तरफ तैरने लगा, मगर वो भयानक शार्क उसके पीछे ही लगी हुई थी और दूरी कम होती जा रही थी। बाद में बस्ती के सभाघर में उसने अपनी इस बहादुरी के किस्से सुनाए कि कैसे उसने उस खतरनाक शार्क को झेर कर दिया। उसकी इस कहानी पर सब उसकी जय जयकार कर रहे थे, मगर उससे जलने वाला बग्स बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने तंज कसा कि वो तो एक मामूली सा बच्चा शार्क था, कोई बड़ी बात नहीं। रिचर्ड ने भी पलटकर उसकी बेइज्जती करके उसे उसकी औकात दिखा दी और सब अपनी अपनी जगह सोने चले गए। कुछ दिनों बाद साल ने बस्ती को एक बुरी खबर सुनाई कि उनके जखीरे में रखे चावल फफूंद की वजह से खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से किसी एक को शहर जाकर खरीदारी करनी होगी। न जाने क्यों कोई भी इस खतरनाक काम के लिए राजी नहीं था, इसलिए साल ने खुद रिचर्ड को अपने साथ चलने का हुक्म दे दिया। रिचर्ड थोड़ा हिचकिचाया, मगर मना करने का कोई बहाना उसके पास नहीं था। सफर की खबर सुनते ही बस्ती के एक एक सदस्य ने अपनी अपनी फरमाइशों की लंबी फहरिस्त उसे थमा दी। आखिर में बग्स आया और उसने रिचर्ड को बेइज्जती से धमकाते हुए कहा कि वो अपनी हरकतों पर लगाम रखे और शहर जाकर कोई गलत हरकत न करे। शुरू में रिचर्ड शहर पहुंचकर वहां की चकाचौंध और ठंडी बियर का लुत्फ उठाने को बेताब था, मगर वहां पहुंचकर उसे अपने उन तमाम कारणों की याद आ गई जिनकी वजह से वो ये दुनिया छोड़कर भागा था। अब उसे साल की मजबूरी भी समझ आ गई थी कि वो उस छिपे हुए साहिल को क्यों इतनी सख्ती से छिपा कर रखती है, क्योंकि अगर ये राज खुल जाता तो उनकी जन्नत भी इसी शहर की भीड़ का हिस्सा बन जाती। खरीदारी खत्म होने के बाद जब वो और साल एक पब में बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी इत्तेफाका से वही दो सरफर लड़के अपनी प्रेमिकाओं के साथ वहां आ धमके, जिन्हें रिचर्ड ने पहले नक्शे की नकल थमाई थी। बातचीत में जब उन सरफर लड़कों ने रिचर्ड को नक्शे वाला आदमी कहकर मुखातिब किया तो साल के कान खड़े हो गए। वो लड़के उस छिपे हुए साहिल पर जाने के लिए बेहद उत्साहित दिख रहे थे, जिसे देखकर रिचर्ड के होश उड़ गए। उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा कि वो नक्शा एक कोरा झूठ था और ऐसी कोई जगह कहीं नहीं है, मगर सरफर लड़के मानने को तैयार नहीं थे और उन्हें लगा कि वो जानबूझकर उन्हें टाल रहा है। उनकी जिद से तंग आकर रिचर्ड ने गुस्से से उन्हें झिड़क दिया और बात आई गई हो गई। बाद में जब साल ने रिचर्ड से एक तीखा सवाल किया कि क्या उसने उन्हें नक्शे की कोई नकल बनाकर दी थी, तो रिचर्ड घबरा गया। अपना गुनाह छिपाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि उसने सिर्फ अपनी मंजिल का जिक्र किया था और उन्होंने नक्शा बस उड़ती हुई एक नजर से देखा था। इस झूठ से साल ने राहत की सांस ली। साल ने सोचा कि बिना नक्शे के उन सरफर लड़कों में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो उस टापू तक पहुंच सकें, और उसने इस राज को राज ही रखने का फैसला किया। उस रात रिचर्ड को मजबूरन उसकी खामोशी की कीमत अपने जिस्म से चुकानी पड़ी, जो दरअसल उसके अपने टापू पर वापस लौटने का टिकट भी था और एक तरह की मूक डील भी। जब वो दोनों बस्ती वापस लौटे तो रिचर्ड ने अपनी जबान पर ताला लगाकर सबको उनकी फरमाइश की चीजें थमा दी। फ्रांसवा को उसने एक सस्ता कैमरा तोहफे में दिया, मगर फ्रांसवा ने उसकी चोरी पकड़ ली और सीधा पूछा, क्योंकि बस्ती में ये अफवाह तेज है कि साल का दिल उस पर आ चुका है। रिचर्ड ने एक और झूठ बोलते हुए सब कुछ इनकार में टाल दिया ताकि उनकी मोहब्बत बेदाग बनी रहे। इस तरह उनकी जिंदगी फिर से अपनी पुरानी पटरी पर लौट आई और फ्रांसवा ने पूरे गिरोह की एक यादगार तस्वीर खींची। मगर ये खुशनुमा माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाने वाला था। एक दिन जब रिचर्ड झूले में लेटा हुआ अपना खेल खेल रहा था तो अचानक उसके कानों में दर्दनाक चीखें पड़ी। बाहर निकलकर देखा तो उसका माथा ठनक गया। स्वीडिश लड़कों पर एक खतरनाक शार्क हमला कर चुकी थी। उनमें से एक की टांग का बड़ा हिस्सा शार्क काट कर ले गई थी और उसके बदन पर भी गहरे जख्म थे और वो वहीं दम तोड़ चुका था। खून के निशानों का पीछा करते हुए रिचर्ड साहिल पर पहुंचा तो उसने क्रिस्टो को भी टांग में गहरे जख्म के साथ तड़पते हुए पाया। उसे उठाकर बस्ती में लाया गया, जहां साल ने मदद के बदले एक शर्त रखी कि अगर वो अस्पताल जाना चाहता है तो उसे शर्त माननी होगी कि वो किसी को बस्ती के ठिकाने का राज नहीं बताएगा। मगर जख्मी क्रिस्टो डर के मारे कांप उठा। अब वो पानी से इतना डर चुका था कि वो कहीं नहीं जाना चाहता था। उसने रोते हुए मिन्नतें की कि किसी डॉक्टर को यहीं बुला लिया जाए, मगर साल ने उसकी इस फरियाद को बेरहमी से ठुकरा दिया और साफ कह दिया कि वो या तो जाकर अपनी जान बचाए या यहीं अपनी किस्मत आजमाए। बस्ती वालों ने उसके स्वीडिश दोस्त की लाश को पूरे एहतराम के साथ दफना दिया। उसके बाद सबने अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की, मगर क्रिस्टो की दर्द भरी कराहें पूरे माहौल का सुकून छीन रही थीं। रिचर्ड ने मन ही मन सोचा कि किसी बड़े सदमे के बाद इंसान को या तो जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए या फिर मर जाना चाहिए, ताकि बाकी लोग उसकी अच्छाइयां याद करके आगे बढ़ सकें। बीच में अटके रहना ही दूसरों को सबसे ज्यादा खलता है। आखिरकार बस्ती ने एक बेरहम फैसला किया। एतियन की लाख मिन्नतों के बावजूद उन्होंने क्रिस्टो को उठाकर जंगल में दूर एक तंबू में डाल दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद बस्ती की जिंदगी फिर से हंसी खुशी से चलने लगी। इसी बीच साल ने रिचर्ड को टापू के दूसरे किनारे पर ले जाकर एक खौफनाक मंजर दिखाया। वो सरफर लड़के नक्शा हाथ में लिए सच में वहां आ चुके थे।
साल ने रिचर्ड को याद दिलाया कि भांग की खेती करने वालों ने उन्हें साफ चेतावनी दे रखी है कि अब कोई नया आदमी टापू पर नहीं आना चाहिए, मगर अब तो लग रहा था कि वो लोग खुद ही गाइड बांट रहे हैं। गुस्से में उबलती हुई साल ने रिचर्ड को सजा के तौर पर हुक्म दिया कि वो हर रोज यहाँ आकर पहरा दे जब तक वो लोग न आ जाएं, ताकि वो उन्हें वापस भगाकर वो नक्शा छीन सके। रिचर्ड ने कहा कि उन्हें आने में हफ्तों लग सकते हैं, मगर साल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसी रात फ्रांसवा ने आकर गुस्से में उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। दरअसल साल ने बस्ती के सबको शहर वाली रात की पूरी सच्चाई बता दी थी। रिचर्ड को पहले से ही पता था कि ये दिन एक न एक दिन आना ही था, मगर फिर भी ये धोखे का तमाचा उसके दिल को छलनी कर गया। जैसे जैसे दिन बीते, रिचर्ड ने अपना दिल बहलाने के लिए नए तरीके ईजाद किए। वो छिपकर भांग की खेती करने वालों की हर हरकत पर नजर रखने लगा और खुद को एक काल्पनिक खेल का हिस्सा समझने लगा। बस्ती से जितना दूर वो रहता, उसकी याद उतनी ही कम होती जाती। उसके जहन में अब नए किरदार बस चुके थे। जंगल उसका मैदान था, नक्शा हासिल करना उसका मिशन था, और किसान दुश्मन तो सरफर हमलावर। धीरे धीरे रिचर्ड का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा और उसे डैफी की रूह दिखाई देने लगी। एक दिन कीटी जब उसकी खबर लेने पहुंचा तो उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। उसने रिचर्ड को समझाया कि वो खुद पर काबू पाए और इस अंधेरे जुनून से बाहर निकले, मगर रिचर्ड पर अब किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो जंगल में जगह जगह जाल बिछाने लगा। डैफी की रूह उसे रास्ता दिखा रही थी। रिचर्ड का जुनून यहाँ तक बढ़ गया था कि वो रात के अंधेरे में किसानों के घरों के करीब जाकर उनके सोते वक्त उनके हथियारों को छूता और एक की पगड़ी तक चुरा लाया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सरफर लड़के एक भोंडे से बेड़े पर सवार होकर टापू के साहिल पर पहुंच गए। रिचर्ड छिपकर उनकी हर हरकत पर बाज की नजर रखे हुए था और इंतजार कर रहा था कि अब आगे क्या होगा। सरफर लड़के जब उस विशाल भांग की खेती के बीच पहुंचे तो खुशी से नाचने गाने लगे। उनकी इस हरकत और शोर ने हथियारबंद पहरेदारों का ध्यान खींच लिया और वो उन्हें घेर कर आ पहुंचे। जब लड़कों ने माफी मांगकर लौटने की पेशकश की और उससे काम न बना तो उन्होंने पैसे की रिश्वत देनी चाहिए, मगर हालात बिगड़ गए और एक लड़के के करीब आते ही किसान ने गोली चला दी। देखते ही देखते वहां कत्ल आम मच गया। 2 लड़के और मारे गए और बस अकेली एक लड़की ही बच पाई। जब वो लड़की भागते भागते खेत के आखिरी सिरे तक पहुंची तो छिपे हुए रिचर्ड ने उसे डराने के लिए अजीब आवाजें निकाली और ये देखकर खुद ही दहल गया। इस दर्दनाक मंजर ने उसे एक झटके में होश में ला दिया। एक किसान उसका पीछा करते हुए दौड़ा, मगर रिचर्ड के बिछाए हुए जाल में जा फंसा। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर रिचर्ड वापस झरने तक पहुंचा। बस्ती में उस वक्त 6 साल पूरे होने का जश्न जोर शोर से चल रहा था और साल आने वाले कई बरसों के लिए सबको शुभकामनाएं दे रही थी। रिचर्ड परछाइयों में छिपा सबको देख रहा था और उसे एहसास हुआ कि वो अब अपने पुराने आप को पहचान भी नहीं पा रहा है। उसने तय किया कि जब तक वो इस टापू पर है उसका असली रूप उसे वापस नहीं मिलेगा। उसने भीड़ से अलग फ्रांसवा को रोककर उसे अपने साथ इस टापू से हमेशा के लिए भाग चलने को मनाया। फ्रांसवा उसे जंगल में बने उसी तंबू में ले गई जहां बीमार क्रिस्टो को छोड़ा गया था। रिचर्ड ने उन तीनों को साथ चलने के लिए कहा, मगर एतियेन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो क्रिस्टो को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। क्रिस्टो की टांग में अब सड़न लग चुकी थी और जहर पूरे जिस्म में फैल रहा था। उधर बस्ती में जश्न जोर शोर से चल रहा था। रिचर्ड ने उन्हें अपनी नाव के पास इंतजार करने को कहा और इशारा किया कि वो क्रिस्टो वाले मसले को संभाल लेगा। वो भागे, मगर रास्ते में किसानों ने उन्हें घेर लिया। रिचर्ड ने वापस आकर तड़पते हुए क्रिस्टो को उसकी तकलीफ से हमेशा के लिए निजात दे दी, क्योंकि उसकी ये हालत बस्ती वालों ने अपनी मस्ती बनाए रखने के लिए की थी और वो उसे यूं ही तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता था। जैसे ही रिचर्ड तंबू से बाहर निकला, कोई पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देता है। उधर बस्ती में चल रहे जश्न को किसानों ने आकर तितर बितर कर दिया। उन्होंने सख्त लहजे में अपनी मजबूरी बयान की कि टापू पर नए नए लोगों के नक्शे लेकर आने से उनकी रोजी रोटी पर पहाड़ टूट रहा है और वो अपने परिवार को पैसे नहीं भेज पा रहे, और उन्होंने सबको टापू छोड़ने का हुक्म दे दिया। साल को छोड़कर सब इस फैसले पर राजी हो गए। रिचर्ड ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर साल अपनी जन्नत छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने पलटकर रिचर्ड पर ही चीख पड़ी कि इस सारी तबाही का असली जिम्मेदार वो खुद है। तभी मुखिया किसान की निगाह उस पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि असली जहनी फितूर वाला तो यही था।
जो रात के अंधेरे में उनके आसपास मंडराता रहता था, और नए लोगों को यहाँ का रास्ता भी इसी ने दिखाया था। मुखिया ने एक खौफनाक खेल खेला। उसने साल के हाथ में एक तमंचा थमाया जिसमें सिर्फ एक गोली थी, और कहा कि अगर वो टापू पर रहना चाहती है तो रिचर्ड को अपनी गोली से खत्म कर दे। बग्स ने रिचर्ड को पकड़कर खंभे से बांध दिया। रिचर्ड रहम की भीख मांगता रहा, मगर साल पर तो जैसे जुनून सवार था। उसने साफ कहा कि इस बार सब बस्ती वालों के सामने ये कत्ल होगा, ताकि सबको पता चले कि जन्नत बचाने की क्या कीमत होती है। साल ने कहा कि वो सब ये देख सकते हैं, और घोड़ा दबा दिया, मगर वो गोली असल में नकली थी। रिचर्ड जोर जोर से हंसने लगा, और मुखिया किसान भी एक चालाक मुस्कान के साथ ये देखता रहा कि कैसे एक मासूम सी जन्नत की बस्ती कुछ ही पलों में बिखर गई। साल को छोड़कर हर एक बाशिंदा एक बेड़े पर सवार होकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया। कहानी का आखिरी मंजर एक इंटरनेट कैफे का है, जहां अपने ईमेल देखता हुआ रिचर्ड फ्रांसवा की भेजी हुई वो पुरानी गिरोह की तस्वीर पाता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी खामोश मुस्कान दौड़ जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि असली जन्नत कोई जगह नहीं, बल्कि जिंदगी का वो लम्हा है